वक्त की बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे से मिल करके मिलिंद नार्वेकर लौटे हैं। 2 घंटे तक सूरत के होटल में हुई है मुलाकात। शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे की अगुवाई में बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद हैं और एकनाथ शिंदे से मिले हैं नार्वेकर, जो कि उद्धव ठाकरे के दूत बनकर के एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए पहुंचे थे। अंकुर त्यागी, क्या अपडेट? नार्वेकर निकल चुके हैं, क्या मना पाए, कोई अपडेट? देखिए, फिलहाल बातचीत क्या हुई, किस स्तर पे हुई, कितना माल मुनव्वल हुआ, कितनी समझाइश कर पाए, ये बताना भी बहुत प्रीमेच्योर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ये बात है कि तकरीबन 2-2.5 घंटे की मीटिंग चली है और उसके बाद मिलिंद नार्वेकर जो उनके साथ आए थे रविंद्र फाटक, उनके साथ फिलहाल होटल से निकल चुके हैं। जरूर यहाँ पर एक कम्युनिकेशन साधने की कोशिश रहेगी, यहाँ पर कोशिश रहेगी एक ब्रिज बनाया जा सके। ये जो बातचीत टूट चुकी है, कम्युनिकेशन बंद हो चुका है, उनको फिलहाल कोशिश इस बात की रहेगी कि यहाँ पर एक ब्रिज को यहाँ पर तैयार किया जा सके। ठीक है, ब्रिज बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अश्विन, उस ब्रिज के लिए जो पिलर्स होंगे, यानी वो शर्तें क्या हो सकती हैं जो कि एकनाथ शिंदे रख सकते हैं और उद्धव ठाकरे की ओर से क्या कुछ छूट दी जा सकती है? अश्विन के पास दोबारा लौटेंगे, यही सवाल आपसे लेना चाहेंगे। अंकुर, अगर बात की जाए दोनों धड़ों की, उद्धव ठाकरे धड़े और एकनाथ शिंदे के बीच सुलह सफाई की अगर होती है बात, तो क्या कुछ शर्तें हो सकती हैं, क्या कुछ यहां पर मांडवाली की शर्तें हो सकती हैं? देखिए, आप जब इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको आज सुबह का जो ट्वीट है, जो खुद एकनाथ शिंदे ने अपने ट्विटर हैंडल से किया था, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किया था, आपको उसको ध्यान में रखना होगा। आज तकरीबन 2-2.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है सरकार को बने हुए। इसके बाद एकनाथ शिंदे आज हिंदुत्व की बात करते हैं, उस हिंदुत्व की बात करते हैं जिसके पुरेधा रहे हैं बाला साहब ठाकरे, और जाहिर तौर पर उसी में अपने आप को शिवसेना का बाला साहब का सच्चा सैनिक बताया है। अब जब बातचीत होगी तो यकीनन तौर पर हिंदुत्व की राजनीति और उसके इर्द गिर्द जरूर यहाँ पर एक ध्यान केंद्रित होगा। वो जरूर कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे पर, चूंकि शिवसेना का एक गठबंधन एक ऐसा गठबंधन माना जा रहा है जो ऑर्गेनिक बिल्कुल भी नहीं है एनसीपी और शिवसेना कांग्रेस के साथ, तो वहां पर हिंदुत्व की राजनीति का क्या, ठीक है, क्या शिवसेना हिंदुत्व की राजनीति पर वापस लौटेगी जैसा कि एकनाथ शिंदे चाहते हैं? अब देखना होगा कि अब से थोड़ी देर में क्या कुछ घटता है, क्योंकि सबकी नजरें अब टिकी हुई हैं मुंबई पर। और इस बीच सूरत के होटल में जहां शिवसेना विधायक टिके हुए हैं, वहां से उद्धव ठाकरे के दूत मिलिंद नार्वेकर एकनाथ शिंदे से मुलाकात करके निकले हैं। 2 घंटे से ज्यादा समय तक दोनों नेताओं के बीच होटल में मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बीच क्या कुछ चर्चा हुई है, अब से थोड़ी देर में साफ होगा। लेकिन एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया था, आज के हिंदुत्व की राजनीति पर वापस लौटना होगा शिवसेना को, और वही चाहते हैं वो। दरअसल महाविकास अघाड़ी बनने के बाद शिवसेना ने अपनी पुरानी जो विचारधारा है उससे अलग हटते हुए कई फैसले लिए, कई तरह के बयान दिए और हिंदुत्व की राजनीति से अलग हटने का आरोप विरोधी उन पर लगाते रहे। और अब जबकि एकनाथ शिंदे, जो कि उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी नेताओं में से शुमार थे, उनकी बगावत हुई है, तो अब देखना है कि शिवसेना इस पर क्या कदम उठाती है। रविंद्र कुमार हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के दफ्तर से बने हुए हैं। रविंद्र, बार बार हम ये बात कर रहे हैं कि बीजेपी का क्या कदम हो सकता है, देवेंद्र फडणवीस क्या करेंगे इस बार, क्या महाविकास अघाड़ी की सरकार बचेगी? बड़ा दिलचस्प खेल हो चुका है। नंबर गेम के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, आपने देखा कि हाल फिलहाल में जब भी किसी पार्टी के विधायकों को कहीं शरण दिया जाता है या होटल में ले जाया जाता है, तो उस पार्टी की सरकार जहां पर है, कांग्रेस की होती है तो या तो हरियाणा या छत्तीसगढ़ या राजस्थान में, यहां उल्टा हो रहा है कि कांग्रेस के शिवसेना के विधायक महाराष्ट्र छोड़ के गुजरात में जा रहे हैं, जो गढ़ है बीजेपी नेताओं का, बीजेपी नेतृत्व का, और वहां पर CR पाटिल जैसे अध्यक्ष हैं, और सूरत में ले जाया गया है, वहां पर होटल में रखा गया। तो सब कुछ कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे और देवेंद्र गया है, वहां पर होटल में रखा गया, तो सब कुछ कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस या जो भी इसमें सूत्रधार रहे हो, ये पहले से प्लानिंग होगी। एक बात और समझना होगा हमें सियासत में कि राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग होना, MLC के लिए क्रॉस वोटिंग होना, ये किसी सरकार को गिराने या किसी सरकार को बनाने में बहुत लाभदायक नहीं होता है, बहुत फायदेमंद नहीं होता है। लेकिन अगर कोई ईगो का क्लैश होता है या फिर कोई वर्चस्व की लड़ाई में सोचता है कि मैं किसी को हराऊं या जीतूं, वो एक फायदेमंद होता है किसी दूसरे दल के लिए। और यहां पर दूसरा ही पक्ष है,
एमएलसी का भी चुनाव बीजेपी जीता, राज्यसभा भी जीता, और एकनाथ शिंदे जैसे एक कद्दावर नेता शिवसेना का, वो बीजेपी के पाले में लगभग आ चुका है, क्योंकि गुजरात में है। भले ही संजय राउत का अहंकार की लड़ाई, कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई आप बता रहे हैं कि उसी वजह से ये बगावत हुई है। एकनाथ शिंदे इसी वजह से बागी हुए हैं, जो कि कल तक सबसे भरोसेमंद हुआ करते थे। अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं कि आखिर एकनाथ शिंदे की नाराजगी की वजह क्या है, क्यों सबसे भरोसेमंद जो शिव सैनिक हुआ करते थे उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए भी चला था महाविकास आघाड़ी के, लेकिन वो नाराज हुए। संजय राउत ने सीएम बनने की राह रोकी। पिछली बार वो सीएम बन सकते थे, लेकिन संजय राउत ने उनकी राह रोकी, और संजय राउत की वजह से यह माना जाता है कि वो सीएम नहीं बन सके। पार्टी में लगातार उनका कद कम हो रहा था। शिवसेना में अगर उद्धव ठाकरे के बाद कोई नजर आता था, वो सिर्फ संजय राउत थे। पार्टी के अहम फैसलों से उन्हें दूर रखा गया, तो पार्टी के बड़े नेता और अहम फैसलों से दूर रखा गया, इसी वजह से नाराज। राज्यसभा और एमएलसी चुनाव में जिम्मेदारी उनको नहीं दी गई। कहीं ना कहीं उनके पर कतरे जा रहे थे, उन्हें दरकिनार किया जा रहा था, और यही वजह रही कि वो संजय राउत को एमएलसी और राज्यसभा चुनाव में ज्यादा अहमियत दिए जाने से नाराज। और अभी अभी हमने आपको बयान सुनाया किस तरह से संजय राउत भावुक हो रहे थे, इमोशनल हो रहे थे कि भाई की तरह है, परिवार की तरह है। उनकी आंखों से आंसू भी आते हुए दिख रहे थे, लेकिन सियासत में आंसू के बजाय व्यवहारिक जो हकीकत होती है उसे ध्यान में रखना पड़ता है। और संजय राउत को मिल रही तवज्जो से एकनाथ शिंदे काफी खफा थे, और उनके पास क्या विकल्प है ये भी हम आपको बता दें। अलग पार्टी बना सकते हैं, लेकिन दल बदल कानून उनके सामने बड़ी चुनौती होगी। और उनके पास विकल्प है कि अलग पार्टी बना सकते हैं एकनाथ शिंदे, लेकिन दल बदल कानून बड़ी चुनौती होगी। अलग पार्टी बनाई तो उनके लिए दो तिहाई विधायकों का समर्थन उनके लिए जरूरी होगा, यानी 56 में से कम उन्हें लगभग 40 विधायकों का समर्थन चाहिए होगा। नए सिरे से अगर चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव में जीत और हार दोनों हो सकती है, हार का भी खतरा होगा। तो एकनाथ शिंदे के पास भी विकल्प काफी सीमित है। एकनाथ शिंदे जो कि गुजरात के सूरत में है, एक चीज तो साफ है कि बीजेपी के साथ उनकी बातचीत चल रही है। देवेंद्र फडणवीस इस गेम में निश्चित तौर पर एक प्लेयर के तौर पर शामिल हैं, लेकिन फिलहाल एकनाथ शिंदे धड़ा और उद्धव ठाकरे धड़े के बीच जोर आजमाइश चल रही है। मेल मुलाकात की बात भी कही जा रही है। अंकुर त्यागी, संजय राउत ये कहते हैं कि हमारे भाई की तरह हैं, परिवार की तरह हैं। क्या सूरत में बैठे उनके तथाकथित भाई उनकी गुहार सुनेंगे? कोई इमोशनल एंगल की गुंजाइश बची है? देखिए, दो शिवसेना के जो सोर्सेस हैं वो इस चीज को कंफर्म करते हैं कि जो बात कर रहे हैं संजय राउत, वो उसमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए है क्योंकि जो लड़ाई की मुख्य वजह का एक केंद्र बिंदु, जो अलग अलग पॉइंट्स हैं इसके, उसमें से एक बिंदु खुद संजय राउत भी रहे हैं। संजय राउत का जिस तरीके से पूरा राज्यसभा का इलेक्शन का को कमान सौंप दिया जाना या फिर विधान परिषद की कमान सौंप दिया जाना, ये कहीं ना कहीं अखर रहा था, क्योंकि विधायक दल के जो मुख्य नेता थे, सबसे बड़े नेता खुद एकनाथ शिंदे थे, लेकिन उनको पार्टी में जो अहम फैसले होते हैं वहां पर उनको उतनी तरजीह नहीं दी जा रही थी जितना संजय राउत का कद बड़ा हो रहा था। तो ये जो पार्टी का इंटरनल पॉलिटिक्स होता है, उसमें संजय राउत का भी अपना एक रोल रहा है, जो एक टिपिंग पॉइंट रहा है। अब इसी वजह से जो इतना पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है। जाहिर तौर पर शिवसेना अपनी तरफ से यहां पर एक डैमेज कंट्रोल करने की बात कर रही है। संजय राउत कोशिश में लगे हुए हैं कि मीडिया के बयानों के जरिए वो जान रहे हैं होटल के कमरे में बैठकर इस वक्त एकनाथ शिंदे उनके ठीक है, और जो उनका कॉन्फिडेंट रुख दिखता था हमेशा, जो बयान देते हुए मीडिया के सामने कॉन्फिडेंट दिखते थे संजय राउत, यहां पर वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आया है। और कहीं ना कहीं वो उन्हें भी पता है कि बहुत बड़ा संकट आ चुका है, और संकट की बड़ी वजह वो खुद हैं। और इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता दें कि नार्वेकर और फाटक, जो कि उद्धव ठाकरे के दूत हैं, उन्होंने मुलाकात की। और इस वक्त की बड़ी बैठक, बड़ी खबर, महाविकास आघाड़ी की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो रही है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के अहम नेता सभी इस बैठक में शामिल हैं। सीएम आवास वर्षा पर यह बैठक हो रही है। अजित पवार, जयंत पाटिल इस बैठक में मौजूद हैं। अजित पवार जो कि एनसीपी के दिग्गज नेता, वहीं कांग्रेस के बाला साहेब थोराट और अशोक चव्हाण भी इस बैठक में शामिल हैं। महाविकास आघाड़ी की अहम बैठक, क्योंकि महाविकास आघाड़ी सरकार पर सबसे बड़ा संकट 2.5 साल 2019 के दिसंबर में नतीजे आए थे, और उसके बाद से ही कहीं ना कहीं ये आरोप लगा रही है महाविकास आघाड़ी की सभी पार्टियां कि बीजेपी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही थी, और यही कोशिश अभी भी की जा रही है। अब देखना है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बचती है या जाएगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे की बगावत से शिवसेना के अंदर टूट का खतरा पैदा हो गया है, और नंबर गेम की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है।
मुंबई जाने से पहले शरद पवार ने दिल्ली में बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी पहले भी सरकार गिराने की कई बार कोशिश कर चुकी है। जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ, ये पिछले 2-2.5 साल में दिस इज द थर्ड इंसिडेंट। इससे पहले 2 हुए थे। मुझे याद है कि जब उद्धव ठाकरे जी का सरकार बना, इससे पहले कुछ हमारे एमएलए को उठाकर यहाँ हरियाणा में गुड़गांव में कुछ एरिया में रखे गए थे, मगर बाद में वहाँ से निकल कर वो वापस आ गए, सरकार बनाया। सरकार बनने के बाद पिछले 2.5 साल सरकार ठीक से चल रहा है। तो महाविकास अघाड़ी की पार्टियां बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं कि उसने शिवसेना के खेमे में सेंध लगाई है। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने इस पूरे सियासी ड्रामे के लिए संजय राउत को जिम्मेदार ठहराया है। ऐसे जो लोग होते हैं, इस प्रकार के जो मध्य प्रदेश पैटर्न, राजस्थान पैटर्न जो हुआ है बीच में, ये सभी लोग गुजरात में ही क्यों रखे जाते हैं? ये देश तो बहुत बड़ा है। सूरत में है, मैंने सुना है, हमारा उनसे संपर्क हुआ है। संजय राउत के इस प्रकार से भड़काऊ भाषणों से, जिसको मराठी में कहते हैं कि चुभने वाले बातों से ही ये सारे प्रॉब्लम निर्माण हुए हैं उनकी पार्टी में भी, और लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका उदाहरण एकनाथ शिंदे जी की बगावत है। तो अभी तो क्या संजय राउत जी है, थोड़ा ठीक समझ पोलाइट बात करे। रविंद्र हमारे साथ बीजेपी दफ्तर से बने हुए हैं दिल्ली से। रविंद्र, अगर बात की जाए देवेंद्र फडणवीस की, तो उनका वो बयान बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि समंदर हूं, वापस लौटूंगा, मेरे किनारे पर घर नहीं बना लेना। तो क्या इस मौके का इंतजार कर रहे थे और इसकी आहट राज्यसभा चुनाव में दिखने लगी थी, सुनाई पड़ने लगी थी, लेकिन महाविकास अघाड़ी की पार्टियां नहीं चेत पाई? देखिए चंदन, समय के साथ अनुभव भी होता है और काम कार्यशैली भी कहीं ना कहीं बदलती है। देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के साथ सरकार बनाई, अति उत्साह में सरकार बनाई। उनको लगा कि हमने शिवसेना को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन वो सरकार गिर गई। देवेंद्र फडणवीस की भी काफ़ी फजीहत हुई और बीजेपी की हुई। लेकिन उसके बाद अनुभव सीखते गए। गोवा में जो विधानसभा चुनाव हुए, वहाँ चुनाव प्रभारी थे, बड़ी मुश्किल थी वहाँ पर बीजेपी के लिए, सरकार बनाए। राज्यसभा में 1 सीट लिए, एमएलसी के लिए 1 सीट लिए, और अब एकनाथ शिंदे के साथ एक तरह से गठजोड़ या फिर उनको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे। तो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस इस पूरे दरमियान 2.5 साल के दरमियान एक सीधी रविंद्र आपको रोकना चाहेंगे। सूरत में उस होटल के बाहर काफी हलचल हो रही है। अंकुर, क्या कुछ अपडेट वहां से, क्या गतिविधि हो रही है? देखिए फिलहाल मिलिंद नार्वेकर यहां से जा चुके हैं। अभी हाल में ऐसा हो रहा है कि कोई भी गाड़ी आती है तो जाहिर तौर पर एक कौतूहल जरूर बन जाता है। एक गाड़ी जरूर आई थी जिसके ऊपर पोस्टर जो लगा हुआ था वो शिवसेना का था। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है जो कार्यकर्ता हैं, जो शिवसेना से जुड़े हुए हैं, जो मुंबई से यहां पर आए हैं, उनके सपोर्टर्स यहां होटल के आसपास जरूर घूम रहे हैं। और इसीलिए पुलिस के लिए भी यहां पर एक थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो गया है। इसीलिए यहां पर पुलिस की यहां पर एक्स्ट्रा यूनिट को तैनात भी किया गया है। मीडिया से कुछ बात की क्या अंकुर? मीडिया से कुछ बात की, कुछ संकेत दिए, क्या बात हुई है? देखिए नहीं जी, यही बात है। हम जहां पे खड़े हुए हैं इसके आगे मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा है। और वो दूसरा वाला गेट आप वहां पर देख रहे हैं, वहां से मिलिंद नार्वेकर को निकाला गया। मैं इसलिए शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा हूं क्योंकि वो मीडिया को फेस नहीं करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे यहां से मीडिया उनको फॉलो करे, और इसीलिए उनको जो पीछे वाला गेट है वहां से ही उनको डायरेक्ट यहां से निकाल दिया गया है। और अनऑफिशियली भी शिवसेना से जुड़ा हुआ कोई भी शख्स इस बात को कंफर्म नहीं कर रहा है कि दोनों के बीच में क्या बात हुई, क्या कोई एक मसौदा तैयार हुआ है या नहीं हुआ है, या कोई ऐसे ग्राउंड्स हैं जहां पर दोनों आमने सामने आकर म्यूचुअल ग्राउंड्स पर बात कर सके। क्या कम्युनिकेशन का कोई ब्रिज तैयार हुआ है या नहीं हुआ, ये तमाम सवाल हैं जो अभी भी उनका जवाब नहीं मिल पाया है। जी, अगर बात की जाए अंकुर शिवसेना की, तो शिवसेना से 91 से लेकर के बार बार कई बड़े नेता बगावत करते रहे हैं, लेकिन वो बड़े नेता कभी दोबारा वापस नहीं लौटे शिवसेना में, और कहीं ना कहीं उनको पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया गया। ऐसे में क्या एकनाथ शिंदे के साथ नया इतिहास रचा जाएगा? क्योंकि शिवसेना अपनी पार्टी से बाहर निकलने वाले नेताओं के साथ बदसलूकी के लिए भी कुख्यात रही है। तो क्या यहां पर नए सिरे से कोई अमेंडमेंट की जैसी बात कही जा रही है कि भाई की तरह हैं और परिवार की तरह हैं, ऐसी कोई गुंजाइश हो सकती है? इस पर सबकी हमारी नजरें टिकी रहेंगी। लेकिन अपडेट यह है कि महाराष्ट्र में जो एक तरफ बैठक चल रही है,
महाविकास अघाड़ी की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक और दूसरी तरफ सूरत में उद्धव ठाकरे के दोनों दूत एकनाथ शिंदे से मुलाकात करके बाहर निकल चुके हैं, वापस लौट चुके हैं। क्या बातचीत हुई है, क्या सुलह सफाई की कोई बात हुई है या फिर अभी भी अपने पक्ष पर अड़े हुए हैं एकनाथ शिंदे, अब से थोड़ी देर में पता चलेगा। इस बीच संजय राउत लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी महाविकास अघाड़ी को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं और शिवसेना का परिवार एकजुट रहेगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.